नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आलोक द्विवेदी। लोकसभा चुनाव से डीएमके नेता ए राजा के बयान को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है, जिससे एक बार फिर इंडी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी नेताओं और संत समाज ने ए राजा को कड़े शब्दों में आलोचना की है। वहीं इंडी गठबंधन के नेताओं ने इसे ए राजा का निजी विचार करार देते हुए उनके बयान से किनारा कर लिया है। वहीं इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन की सनातन विरोधी बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन फिर भी सनातन और राष्ट्र के विरोध में विपक्षियों की बयानबाजी रुक नहीं रही है। आपको सुनाते हैं डीएमके नेता ए राजा ने क्या कुछ कहा। ஆனால் நீ சொல்லுகிற கடவுள் இந்த கடவுள் என்றால், இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றால், இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றால், அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது. நீ வேணா சொல்லி பார், ராமனுக்கு எதிரி என்ன? ராமனுக்கு எதிரி எனக்கு தமிழ்நாடு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. 4 பேர் அண்ணன் தம்பி ராமன் சீதை தேடிட்டு காட்டுக்கு போறான். வேட்டுவ இனத்துல குறவனாக இருக்கிற காட்டுல இருக்கிற குகன் வர்றான். और ये पहली बार नहीं है कि सनातन और राष्ट्र के विरोध में ऐसी बयानबाजी सामने आ रही हो, बल्कि बार बार विपक्षी गठबंधन के नेता इन बयानों को दोहराते रहते हैं और हर बार इंडी गठबंधन के नेता इसे उनका निजी विचार बताकर उनके बयानों से किनारा कर लेते हैं। इसलिए आज की बहस में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी के से घबरा गया है विपक्ष? वोट बैंक का बहाना सनातन पर क्यों निशाना? विपक्ष को चुनाव पर कितनी भारी पड़ेगी ये चाल? क्या मोदी से घबरा गया है विपक्ष? इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज हम इस चर्चा को शुरू करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं, मैं सबसे पहले उनका भी परिचय करा दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जफर नकवी वो जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से संजीव तरनाच जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु के रूप में हमारे साथ महाराज धर्मेंद्र गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में संजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं बीजेपी से ही सवाल ले लेता हूं। कभी राम, कभी राष्ट्र, कभी मोदी, हर बार विपक्ष का जो निशाना इस तरीके से होता है, उसको आप लोग कहते हैं ना कि आपकी पार्टी आपदा में अवसर तलाश लेती है और आप लोग इस आपदा में अवसर तलाश लेते हैं और जो भी विपक्ष के इस तरीके के निशाने होते हैं उस पर आप उल्टा ही विपक्ष को घेर लेते हैं और मुझे लगता है कि एक बार फिर आपको मौका मिल गया है। देखिए, आज लोक से इस बात का आगाज करूंगा कि रमन्ते योगिना अश्विना सा राम उच्यते। ये राम को नहीं समझ पाते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि राम पे कटाक्ष करते हैं, कभी सनातन पे कटाक्ष करते हैं। इनकी एक सो कॉल्ड एक आइडियोलॉजी है कि ये सनातन पे जितना दुष्प्रचार कर सके, सनातन शिक्षा पे दुष्प्रचार कर सके, ये इनकी एक रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा इनके पास ना कोई विजन है कि देश विकास की नीतियों पे क्या काम करना है, समाज के हित के लिए क्या काम करना है। इनका एक परसेप्शन एकदम फिक्स्ड है कि जितना भी सनातन के खिलाफ इंडी गठबंधन के इनके सो कॉल्ड नेता बोलने बाद में ये बता देते हैं कि इनका वो व्यक्तिगत बयान है, वो उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये देश विरोधी है। अभी आपने जिस प्रकार का जो बयान देखा, ये बयान अपने आप में स्पष्ट करता है ये तो भारत देश को भी स्वीकार नहीं करते। इसको भी इन्होंने खंड खंड कर दिया क्योंकि इनकी मानसिकता ही देश को खंड खंड करके राजनीति करने की है। हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को जोड़ने की बात करते हैं, हम कश्मीर से कन्याकुमारी के जन जन के विकास की बात करते हैं और हमें किसी प्रकार की इनकी सो कॉल्ड आइडियोलॉजी से सिर्फ इस देश के लोगों के साथ जो इन्होंने कुठाराघात किया, जो इन्होंने विश्वासघात किया, जो इन्होंने हमेशा देश विरोधी नीतियों के सहयोग से, देश विरोधी लोगों के सामंजस्य से जिस प्रकार से देश में हमेशा आपदाओं को जो है यहाँ पे भेजने का काम किया, वास्तविकता यह है कि इंडी गठबंधन का केवल और केवल एक मिशन है
कि देश के बहुसंख्यकों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर सके। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती तब भी इनके कलेजे पे सांप लौटता है, जब राम मंदिर की बात होती तब भी इनके कलेजे पे सांप लौटता है, जब हम देश में कोविड के टीके लगाते तब भी इनके सीने पे सांप लौटता। तो वास्तविकता ये है कि ये जनमानस की ओर सोचने की मानसिकता नहीं रखते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ विध्वंसकारी सोचों को आम जनमानस के बीच लाना है। लेकिन देश ने मोदी के कुशल नेतृत्व को स्वीकार करने के बाद इनको इस तरह से क्लीन स्वीप देना स्टार्ट किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इनको जोरदार तमाचा देश की जनता देगी, जो जिसके ये हकदार है, क्योंकि ये राम विरोधी हैं और ये रावण के वंशज हो सकते हैं। राम इस देश की आस्था का प्रतीक है। राम के साथ अगर कोई विश्वासघात करता है या राम पे टिप्पणी करता है तो वो इंसान नहीं हो सकता, उसकी प्रवृत्ति राक्षस प्रवृत्ति है। संजीव तरनाथ जी, आपके लिए क्या कहा गया है, आपके गठबंधन के लिए क्या कहा गया है? आपने अच्छी तरीके से शब्दों को सुन लिया होगा और मेरा भी सवाल यही है कि गठबंधन के नेताओं द्वारा देश और धर्म के खिलाफ जो लगातार बयानबाजी की जा रही है उस पे ये कोई जवाब इंडी गठबंधन का या कांग्रेस की तरफ से ये नहीं कहा जा सकता कि ये उनका निजी विचार है, चूंकि कांग्रेस के साथ उनका अलायंस है, गठबंधन है और इस तरीके से बार बार ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी हम लोगों ने उदयनिधि स्टैलिन का भी हम लोगों ने थोड़े दिनों पहले ही बयान देखा था और अब ए राजा इस तरीके से अगर कह रहे हैं कि उनको राम पर भी विश्वास नहीं, उनको रामायण पर विश्वास नहीं, और अगर आप लोग कहते हो कि ये उनका निजी विचार है तो गठबंधन ऐसे नेताओं पर क्यों कार्रवाई नहीं करता, क्यों उनका बहिष्कार नहीं करता, क्यों आप उनके साथ गठबंधन पर जाते हो? अब आपकी बात का मैं जवाब दे लूं जी। देखिए, हमेशा जो वार्तालाप होती है वो शायद दो तरफा होती है। कभी भी एक पक्ष को लेकर के उसी के ऊपर सवाल या जवाब खड़े करना यह सही नहीं होता। जी बिल्कुल, आपको इसलिए मौका दिया गया है, आप बोलिए। मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हमारे साथ बैठे हैं जफर नकवी साहब, उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि हम गठबंधन के साथी हैं और हम भाग नहीं सकते। तो मैं याद कराना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ समय पहले संसद के अंदर जो इनके एमपी थे रमेश बिदूड़ी जी, उन्होंने किस तरीके से दानिश अलवी जी के ऊपर किस तरीके का कटाक्ष किया था। ये हमारी पार्टी की विचारधारा है। तब तो ये भी साइडलाइन हो गए थे, तब इन्होंने भी यही बोला कि जी वो उनके पर्सनल विचार हो सकते हैं, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जब इनके सांसद के ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगे तब इन्होंने ये बोला कि वो उन्होंने जो किया वो उनका व्यक्तिगत है। तब इन्होंने ये नहीं बोला कि वो पार्टी के साथ है या क्या है क्या नहीं है। और दूसरी चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस समय उनका बयान आया उसी समय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने सुप्रिया श्रीनेत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना स्टैंड क्लियर किया और उन्होंने क्लियर कहा कि हम उनकी बातों से डिसएग्री करते हैं। जो उन्होंने बोला हम उस बातों का कटाक्ष करते हैं और हम उनकी बातों के साथ नहीं खड़े हैं। अगर इस देश में कोई हम भगवान बातों के साथ नहीं खड़े लेकिन साथ खड़े हैं, बातों के साथ नहीं खड़े लेकिन साथ खड़े हैं। देखिए, वो एक गठबंधन का हिस्सा है जो कि एक राज्य में होने जा रहा है, बट उन्होंने अगर कोई भी ऐसी बात करी है जिससे हमारे देश के अंदर किसी भी तरीके की अराजकता फैल सकती है या किसी भी तरीके का कुछ भी हमारे भगवान राम के बारे में कहा गया है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले स्टैंड क्लियर किया और बोला कि जो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी उस बात का खंडन करती है और कटाक्ष करती है। ऑन द स्पॉट, ऑन द फेस ऑफ इट, कांग्रेस पार्टी उस बात का कटाक्ष करती है। जो उन्होंने कहा वो उनके पर्सनल विचार हो सकते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ धर्मेंद्र गिरी महाराज जी हैं, आपसे एक सवाल भी ले लेता हूं। आपने जो तमाम सारे बयान दिए हैं ए राजा ने, उसमें से बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन एक शब्द उन्होंने ये भी कहा है और हनुमान जी की तुलना उन्होंने बंदर से की है। सनातन धर्म को टारगेट किया, राम को टारगेट किया, रामायण को टारगेट किया, हनुमान जी को भी टारगेट किया और कहा कि वो बंदर थे। क्या ये राजनीति, क्या कौन सा संकेत दे रहे हैं इस तरीके की बातें करके ए राजा? महाराज जी देखिए, एक बहुत प्रचलित मुहावरा है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और अगर होया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो
ये लोग बबूल का पेड़ है, ये सिर्फ कांटे चुभोने का कार्य करते हैं। बबूल की लकड़ी न छाया देती है, बबूल का पेड़ न छाया देता है, न बबूल की लकड़ी किसी काम आती है। तो ये वही लोग हैं। जहां तक बात भारत देश की है, भारत देश के अंदर आज सत्य सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति दोनों एक विचारधारा के साथ बह रहे हैं। बहुत जल्द ये हवा पूरे विश्व की धरती पर पहुंचने वाली है। जिस प्रकार भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विश्व पटल पर ऐतिहासिक स्वरूप लोगों को दर्शन के रूप में प्रदान कर चुकी है और आज अयोध्या पूरे विश्व में जाना जाता है जी। लेकिन जिस प्रकार ये लोग जो बयान देते आए हैं, ये इनका एक पतन का एक आधार है। जिस विषय को लेकर जो ये इंडी अलायंस है, ये लोग सनातन धर्म के विरोध में स्टालिन हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य का पतन अभी पिछले दिनों हो ही गया है, लोगों ने देखा है कि वो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो इनका, क्योंकि पहले भी त्रेता युग में जब भगवान राम का जन्म हुआ और आज तक भी इन मूर्खों को ये नहीं पता कि जिस भगवान राम के सिर्फ नाम से पत्थर तैर कर आज भी प्रमाण है कि राम सेतु तैयार खड़ा हुआ है। तो ऐसे जो हमारे प्रमाण हैं, जो साक्ष्य हैं, उनको दरकिनार करते हुए ये लोग इसी धरती पर उसी हवा उसी पानी के साथ जो जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये दानव की प्रवृत्ति धारण करके इस रूप में बयानबाजी करते आए हैं। और इतिहास गवाह है कि दानवों का हमेशा संहार हुआ है। तो इनका जो इंडी अलायंस का पतन है, अब तो ये मोदी जी का जो 400 पार का नारा है, अब तो उस मोदी जी का खुद कहना है, उनके साथ ये लोग पहले नारा लगाते हैं। ये लोग जो खड़गे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो 400 पार बयान में अपने हाथ में स्टेटमेंट लेके वो 400 पार की चर्चा कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब दिवाली मनेगी इस बार, जो 400 पार की दिवाली होगी, तो उसमें इंडी अलायंस के लोग सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे। और जब कभी विरोधी इस तरीके का अपने विरोधियों का समर्थन करने लगे, तो मैं समझता हूं कि वहां जो विरोधियों का, ऐसे जो छल कपट वाले विरोधी हैं, जो सिर्फ धन को मुद्दा बनाकर राजनीति में अपने चेहरे को चमकाने का प्रयास करते हैं, ये चेहरे धूमिल होकर मिट्टी में मिल जाएंगे। और मैं तो कहता हूं, एक बार उत्तर प्रदेश में आए ना ये लोग, अयोध्या दर्शन करने आए, इनकी अंतर आत्मा परिवर्तित हो जाएगी और ये माफी मांगेंगे और ये अपना घर परिवार राजनीति त्याग कर अयोध्या के अंदर साधु रूप में अपने आप को स्वीकार करके वहां सेवा करेंगे, वहां भक्तों को समझाएंगे। क्योंकि ये आज सत्य सनातन धर्म का जो प्रचार है, उस प्रचार में ये लिप्त हो जाएंगे। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। और 400 पार जिस दिन जश्न मनाया जाएगा, उस दिन इनको लगेगा कि अब भगवान महाराज जी, संजीव मिश्रा जी चाहिए। बार बार हम लोग देखते हैं कि सनातन धर्म और राष्ट्र के विरोध में इस तरीके की बयानबाजी आती है। क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है? और ए राजा के जो बयान है, वो देश को विखंडित करने वाले बयान कि मैं राम को नहीं मानता, मैं रामायण को नहीं मानता, मैं भारत माता को नहीं मानता हूं, क्या संदेश देना चाहती है ये इंडी गठबंधन के नेता लोग और ए राजा, उनकी पार्टी डीएमके, ये क्या संदेश देना चाहते हैं देश में? जिस तरह का आज का जो ए राजा का बयान है, वो राम को लेकर, भगवान हनुमान जी को लेकर, इस तरह के बयान को, चलिए एक बार, हालांकि इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन तमाम लोग देते रहते हैं। आज का बयान तो उससे 2 कदम आगे बढ़ के राष्ट्रद्रोह का बयान है, अलग तमिल देश की बात करने का बयान है। इवन उन्होंने नेहरू की कॉन्सेप्ट को, अम्बेडकर के कॉन्सेप्ट को चुनौती दी। आज उनका पूरा बयान सुनिए तो वो कह रहे हैं कि उस समय हो गया था, वो अलग तमिल अलग देश है, उड़िया अलग देश है। उन्होंने कई देशों की बात कर दी और अलग तमिल देश की बात की। तो आज का उनका बयान राष्ट्रद्रोह के नजरिए से बेहद चिंताजनक है। और इसके बाद अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि हमें उनके बात से मतलब नहीं है, तो पाप कर रहा है। मैं एकदम बड़ा कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पाप कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मंच शेयर नहीं कर सकता। दूसरी दुर्भाग्य देखिए कांग्रेस का, कांग्रेस भूल गई है कि 2014 तक 10 साल चली सरकार में के जाने का एक बड़ा कारण यही ए राजा थे। आपको याद होगा, ए राजा जो 2G घोटाला हुआ था, उस घोटाले के बड़े कल्प्रिट थे और 2G घोटाले के आरोप
आरोपी थे, इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, ये माना गया था। बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अलग बात है, लेकिन सरकार गई थी। तो जो व्यक्ति एक बार भ्रष्टाचार के आरोपों में सरकार गिरने, सरकार के जाने का एक बड़ा कारण, ये देखो अकेला कारण नहीं, बड़ा कारण रहा, वो व्यक्ति एक बार फिर देशद्रोही बातें कर रहा है, देश को खंडित करने की बातें कर रहा है और समाज में वैमनस्यता की बातें कर रहा है। तो बेसिकली मुझे ये लगता है कि कांग्रेस, और मैं कांग्रेस बार बार नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस लीड कर रही है इंडिया गठबंधन को। कांग्रेस उस गठबंधन की ऑफिशियली सबसे बड़ी पार्टी है, लोकसभा सांसदों की दृष्टि से हो ना हो, लेकिन ओवरऑल बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी है। अगर कांग्रेस उस गठबंधन को लीड कर रही है और ए राजा को सिर्फ उनकी बयान कह के टाल देती है, ये पाप कर रही है, देश के साथ पाप कर रही है। और जितने देशद्रोही ए राजा है, जितने राष्ट्रद्वेषी ए राजा कहे जाएंगे, उतनी ही कांग्रेस कही जाएगी। तो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के अन्य लोग, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो, ये कोई भी इससे बच नहीं सकते अगर वो ए राजा के साथ इस गठबंधन का हिस्सा रहते हैं। इसलिए इससे बिल्कुल नहीं बचा जा सकता कि एक व्यक्ति जो देश को, देश की एकता अखंडता को चुनौती दे रहा है, उसके साथ आप सिर्फ ये कह के टाल नहीं सकते कि उनका अपना बयान है। दूसरा जो एक एग्जाम्पल दिया गया, मुझे हंसी आती है कि जिस आदमी को आप बुरी तरह घेरते हैं, जिस आदमी को उसके हिंदुत्व पे घेरते हैं, जिस आदमी को उसके अपने राष्ट्रवाद पर घेरते हैं, उसने उन दोनों के टिकट काट दिए। रमेश गधूड़ी का बयान था और प्रज्ञा ठाकुर का बयान था। प्रज्ञा ठाकुर ने उटपटांग बयान दिए थे। आप देखिए दोनों के टिकट कट गए। तो वो आदमी इंतजार करता है चुनाव में, अगले चुनाव में नहीं आने दिया उनको, ठीक, लेकिन आप चुनाव में उनके साथ जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनके साथ उनकी बात है, तो आप कहां लड़ पाओगे? वो आदमी संदेश दे रहा है। उस आदमी पे मैं बात कर रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, मैं अमित शाह की बात कर रहा हूं, मैं पूरी भाजपा की बात कर रहा हूं। तो वो एक संदेश दे रहे हैं, वो रमेश गधूड़ी को भी टिकट नहीं दे रहे, प्रज्ञा ठाकुर को भी टिकट नहीं दे रहे, लेकिन आप उसके साथ मंच शेयर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनकी पर्सनल बात है, तो ये कह के नहीं टाला जा सकता। बिल्कुल, इसका जवाब संजीव तरनाथ जी से लूंगा। संजीव तरनाथ जी आपसे जवाब लूंगा, बात पूरी हो जाए, मिश्रा जी की बात पूरी हो जाए, संजीव मिश्रा जी अपनी बात पूरी करेंगे, आप सही जवाब लेंगे। आप जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए, मेरी बात लगभग पूरी हो गई, फिर वो कुछ कहेंगे तो मैं बता दूंगा। पहले उनकी जवाब आ जाना चाहिए, लोकतंत्र तो हमारी डिबेट में बने रहना चाहिए। जी नहीं, संजीव जी बार बार इशारा कर रहे हैं बोलने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि संजीव मिश्रा जी की बात पूरी हो जाए तो उसके बाद तरनाथ जी की बात का मैं जवाब लूंगा तरनाथ जी से। तरनाथ जी, आना चाहिए कि राष्ट्रद्रोही का साथ, भगवान तुलसी ने राम में लिखा, तजिए ताई कोटि बैरी सम जद्यपि परम स्नेही, उसको कोटि बैरी सम उसको छोड़ देना चाहिए, जाके प्रिय न राम बैदेही। अगर जिसको राम प्रिय नहीं है उसको दुश्मन की तरह, शत्रु की तरह त्याग देना चाहिए। तो क्या ये ए राजा के त्याग की शर्त रखेंगे डीएमके के सामने? स्टालिन को त्यागने की शर्त रखेंगे डीएमके के सामने? क्या अच्छा संजीव जी तो क्या, लेकिन ओवरऑल क्या कांग्रेस नेतृत्व में साहस है? जी पूछ लीजिए। बिल्कुल संजीव। तरनाथ जी मैं बहुत अच्छी मिश्रा जी ने जो बात कही उसको मैं थोड़ा सा संशोधित तौर पर आपसे संक्षिप्त में आपको सवाल के रूप में दे रहा हूं। बार बार आप लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जो विवादित बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए या इस तरीके के कृत्य किए गए, रमेश बिधूड़ी, प्रज्ञा ठाकुर, दो लोगों के नाम मिश्रा जी ने लिए, दोनों के टिकट काटे गए, लेकिन आप लोग जो राम के खिलाफ, रामायण के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ इस तरीके के बयानबाजी करते हैं, उनके साथ आप लगातार मंच शेयर कर रहे हैं, उनके साथ लगातार सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, उनके साथ लगातार आप गठबंधन के रूप में जुड़े हुए हैं। तरनाथ जी आलोक जी, बट उससे पहले मैं संजय मिश्र जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनकी बातों का जवाब दे दूं। जी बिल्कुल। उन्होंने टीवी पर बैठ करके दो गलत तथ्य कहे, उनको मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा 2G स्कैम के बारे में उन्होंने बात करी, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2G स्कैम जो हुआ था उसके बाद निचली अदालत ने सारे आरोपियों को ये कहते हुए बरी कर दिया था कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। तो ये कोर्ट का फैसला है। तो मेरे हिसाब से संजय मिश्र जी को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और टीवी पर बैठ करके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे सम्मानीय हैं, मेरे बड़े भाई हैं, तो उनको टीवी पर बैठ करके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि वो आरोपी थे, इतना बड़ा घोटाला हुआ, जिसको कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। अब आते हैं दूसरी बात पर। इन्होंने बोला कि हम उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं, तो क्या ब्रजभूषण शरण जी जिनके ऊपर इतने एलिगेशंस लगे, हमारे देश की बेटियों ने जो मेडल जीत करके लेकर के आई थी, उन्होंने इतने एलिगेशंस लगाए, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने उनके साथ कभी मंच शेयर नहीं किया जब से उनके ऊपर एलिगेशंस लगे?
तो कभी भी वार्तालाप जो है वो एक तरफा नहीं होनी चाहिए। पहले हमें अपने गिरेबान के अंदर भी झांक करके देखना चाहिए कि हम कितने साफ है, तभी दूसरी पार्टी के ऊपर एलिगेशन, आरोप प्रत्यारोप का एलिगेशंस लगाने चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जिस समय राजा जी का बयान आया, डीएमके जी का, तो हाँ, कांग्रेस पार्टी ने उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी सारी बातों का खंडन किया और कटाक्ष करते हुए कहा कि जो भी उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी उन बातों के लिए उनके साथ नहीं खड़ी है। और रही बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उनके साथ गठबंधन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो पार्टी की जो सुपरमेसी पावर है वो बैठ करके डिसाइड करेगी कि क्या होता है क्या नहीं होता। उसके लिए हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है जी, और जो मैनिफेस्टो कमेटी है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, तो वो बैठ करके विचार करेंगे कि उनके साथ चुनाव में गठबंधन करके जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा। अभी तक तो जा ही रहे हैं आप। जफर नकवी साहब, जफर नकवी साहब, तो आज सुबह ही आया ना आलोक जी, बयान तो आज सुबह ही आया ना, तो उसके बाद अब विचार किया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। इनकी तरह जब इन्होंने बोला कि उन दोनों के टिकट काट दिए, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ बैठे हैं, क्या ये कह सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण जी का टिकट काटा जाएगा? अभी तो फिलहाल उनका टिकट घोषित नहीं हुआ है ब्रजभूषण शरण तो मैं सिंह जी वही का। तो कह रहा हूँ ना, इन्होंने ये बोला कि जी दो नेताओं के टिकट काट दिए, तो ब्रजभूषण शरण मुझे जी का लगता है टिकट काटा तरनाथ जी जाएगा का क्या? जवाब बता तो दें। आप ही दे देंगे। लेकिन तरनाथ जी, आपको मैं बता दूं कि अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह जी का टिकट फाइनल नहीं हुआ है, जबकि 195 सीटों के टिकट घोषित हो चुके हैं, उनका टिकट अभी घोषित नहीं हुआ है। इसलिए अभी ये कह पाना कि उनका क्या टिकट काट पाएंगे नहीं काट पाएंगे, ये सवाल अभी नहीं बनता है। नहीं, आप समझे नहीं आलोक जी, आपने मेरी बात ढंग से सुनी नहीं शायद। मैंने ये बोला कि जफर नकवी साहब ने और हमारे जो संजीव जी जवाब लीजिए जी। जफर नकवी साहब, स्टार्ट किया था कि दानिश अली की बात की थी, तो दानिश अली जो हमारे ब्रजभूषण शरण जी हैं, उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगे, क्या उनका भी टिकट काटा जाएगा? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ जी। जफर नकवी साहब की बात ले लेते हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। तो आपने सबसे पहले स्टार्ट किया था दानिश अली से। दानिश अली के ऊपर जब रमेश बुद्धूणी ने बोला तो सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँ, ट्विटर से लेके किसी भी सोशल मीडिया पे देखिएगा, जिसने उनके बयान की खुली भर्त्सना की थी, तो वो जाफर नकवी था। दूसरी बात ये होती कि जब दानिश अली का मैंने बयान पे टिप्पणी की, उस बार दानिश अली जाते हैं और कांग्रेस के आपके सो कॉल्ड अध्यक्ष, मतलब महामहिम तो आपके वही है कांग्रेस के, राहुल गांधी के साथ जब गलवैया खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे राजनीतिक साजिश हुई है, इसलिए मैंने फिर दानिश अली को उस प्लेटफॉर्म से हटके अलग से बात करनी चाहिए। इसके बाद आपने बात की तमाम उन आरोपियों के लिए किए जिन्होंने किस तरह के कटाक्ष वाले बयान दिए, तो हम लगातार हमारी पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व तमाम ऐसे लोगों के ऊपर न केवल कुठाराघात करती, बल्कि तमाम ऐसे लोगों को उस सिस्टम से बाहर देती है, जिस सिस्टम से वो सत्ता की चाशनी और मलाई खाकर वो जो है पावरफुल होकर देश विरोधी कोई ऐसी गतिविधि में शामिल होते हैं। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति की। भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति तमाम देशवासियों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबके प्रयास की वास्तविक पृष्ठभूमि पर काम करती है। रमेश भिदोड़ी जी के ऊपर आपने भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक्शन लिया था, ये बता दें। अरे टिकट कट गया, इससे बड़ा एक्शन क्या हो सकता है? टिकट कट गया, तरनाथ जी, टिकट ही कट गया उनका। एक्शन लिया ये बताइए ना। अरे काटने से पहले आपने टिकट कटा, उसके बाद हमारा शीर्ष नेतृत्व। फिर संजीव जी, या तो आप सुनना नहीं चाहे या फिर आप झेल नहीं पा रहे सवाल के जवाब को। तरनाथ जी टिकट ही कट गया, आपको तो पता होना चाहिए कि उनका टिकट कट गया, इससे बड़ा एक्शन राजनीति क्या हो सकता है? आलोक जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, कीजिए। आप आधी अधूरी बात सुनते हैं और उसके बाद आप जवाब पर सवाल कर देते हैं। मैंने ये बोला कि जब रमेश भिदोड़ी जी ने दानिश अल्वी जी को पार्लियामेंट के अंदर अपशब्द कहे थे, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया, मैंने ये बात बोली। इस बात को तकरीबन 6 से 7 महीने का दरमियान बीत चुका है। 6-7 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक्शन लिया, मैंने ये पूछा। टिकट काटना ना काटना वो एक राजनीतिक खेल है। उनको पार्टी की तरफ से भी तलब किया गया और जो विशेषाधिकार कमेटी है उसकी तरफ से भी तलब किया गया था। नाम से उनके चेहरे से वोट नहीं आ सकते तो उनको हटा दिया। तो ये कह देना कि उनकी टिकट काट दी और इतना पर्याप्त है क्या? आपने क्यों सस्पेंड नहीं करा उनको? क्या एक्शन लिया आपने उनके खिलाफ? तो ये बातें टीवी चैनल पर बैठकर जी। जफर नकवी साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जफर नकवी साहब आपको रोकना चाहूंगा। एक सवाल महाराज जी से ले लेता हूं, धर्मेंद्र गिरि जी महाराज जी से। धर्मेंद्र गिरि जी महाराज, हम लोग देखते हैं कि लगातार राष्ट्र को लेकर, धर्म को लेकर, राम को लेकर इस तरीके के बयान, इस तरीके की राजनीति, हमारा देश किस तरफ जा रहा है महाराज जी?
बीजेपी पे कटाक्ष किया तो आपके सोकाल गठबंधन ने क्या एक्शन लिया? देश को भी तो बताइए कि सनातन विरोधी पार्टी क्या एक्शन लेती है, वो भी तो बताइए। जब राम मंदिर पे महाराज जी आप बोलिए जफर साहब महाराज जी को बोलने दीजिए। उससे आपका क्या एक्शन हुआ? साहब आपके पास आपकी बातों जफर साहब महाराज जी को बोलने दीजिए। सवाल के बदले सवाल करना ही ज्यादा पसंद करेंगे, सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करेंगे। अगर आपके पास सवाल का जवाब होता तो आप सवाल का जवाब देते, ना कि सवाल के बदले सवाल करते। कीजिए ना, क्या इंडी गठबंधन यूं ही नाचता रहेगा जैसे जनता जफर साहब और तरनाथ जी धर्मेंद्र गिरी महाराज जी को बोलने दीजिए, वो अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं उनको। देगा कि भाजपा को इस बार प्रचार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष इस तरह से बौखला गया है। उसको अपना नहीं दिखाना है, उसको क्या कर रहे हैं, उसका क्या मैनिफेस्टो होगा, ये चुनाव में वो किस तैयारियों के साथ उतरना चाहते हैं, वो सब भूल करके वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने में लगे हैं। और इस बार मोदी की जो 400 पार की भविष्यवाणी है वो पूरी होगी, क्योंकि विपक्ष भाजपा से ज्यादा प्रचार भाजपा का ही कर रहा है। तो इसलिए इस तरीके की राजनीति देश में स्थापित होने जा रही है। हमें लगता है कि धर्म को लेकर जिस मार्ग को अपनाने का कार्य जो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, इस बार उनका बिल्कुल। संजीव मिश्रा जी से भी एक सवाल संक्षिप्त में ले लेता हूं। संजीव मिश्रा जी, नहीं करेगा ऐसे कानून भी बनेंगे। संजीव मिश्रा जी, बैठे बैठाए एक और मुद्दा बीजेपी के पक्ष में आ गया है। 2024 में इस मुद्दे को बीजेपी कितना अपने पक्ष में ले पाएगी और बीजेपी को कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है? देखिए, ये लगातार हो रहा है। आप 2024 में बीजेपी के पास हालांकि राम मंदिर के रूप में एक बड़ा विषय था, ठीक है, अपनी गवर्नेंस की वो बात कर रहे थे, तमाम चीजें थी। इसके बावजूद ऐसे मसले क्या हो रहा है कि ये लोग जान नहीं पाते हैं कब बीजेपी की पिच पे खेलने लगते हैं। तो आप उनकी पिच पे खेल रहे हो। और दूसरी बात, मैं इसको बीजेपी या उससे अलग हटके मानता हूँ आलोक जी। आप समझ रहे हैं चीजों को, हम 100 तर्क गढ़ लें, हम ये कह लें कि भाई भूषण शरण सिंह ऐसा कर रहे थे, फलाने ऐसा कर रहे थे। अरे भाई, रावण ने पाप किया, इसका ये मतलब पाप का लाइसेंस थोड़ी मिल जाता है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप अपनी अच्छाइयां बताओ ना, दूसरे की बुराइयों को तर्क क्यों दे रहे हो? इस समय पूरे पॉलिटिकल एरिना का संकट यही आ गया है कि अगर आपने उनकी आलोचना कर दी तो आप पत्रकार गड़बड़ हो गए। अगर आपने बता दिया कि भाई आप ये वाला हिस्सा सही कर लो, उनके यहाँ क्या हो रहा है, उनके तो मैं आप चूंकि संजीव मिश्रा जी, हम लोगों के पास वक्त कम है, लोकसभा चुनाव की घोषणा होने ही वाली है। राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए जोर लगा रहे हैं। सभी दल अपने अपने वोट बैंक को साधने की जुगत में है। कुल मिलाकर बात चुनावी प्रचार से आगे विचारधाराओं और एजेंडे तक पहुंच गई है। और सनातन विरोध पर पली बढ़ी पार्टी डीएमके का एजेंडा भला किसे नहीं पता। डीएमके का मौजूदा नेतृत्व खुलकर हिंदू विरोधी बातें कर रहा है। अब देखना यह है कि आखिर कब तक राम और राष्ट्र के नाम पर राजनीति होगी, आखिर कब तक हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होगा और चुनाव में इन सब बयानों का कितना प्रभाव पड़ेगा। हमारे साथ इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से जफर नकवी साहब शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव तरनाथ जी कांग्रेस की तरफ से शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र गिरी जी महाराज हिंदू धर्मगुरु के रूप में हमारे साथ शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत महाराज जी धन्यवाद। और संजीव मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप हमारे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़।